Hello friends, today we will study about some measures, tools, methods or instruments used by Central Bank RBI to control credit और मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। यानी आज हम देश के एक सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक आरबीआई के द्वारा साख और मुद्रा की पूर्ति को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जो औजार, उपाय या विधियां अपनाई जाती है उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है। और मैंने ये इतने सारे वर्ड इसलिए लिखे हैं बिकॉज एग्जाम में जब पेपर आता है 12th क्लास का खास तौर से या कोई भी एक कंपटीशन एग्जाम में, उसमें कई बार तो लिख देते हैं भाई सेंट्रल बैंक जो यूज करता है क्रेडिट या मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए उन मेजर्स को लिखिए या उन टूल्स को लिखिए या मेथड्स को लिखिए। तो इसमें से कोई भी वर्ड आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सारे वर्ड लिख दिए हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो किसी प्रकार की आपको। ठीक है। तो हम कहने का मतलब यह है कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है या किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे कि आरबीआई में सेंट्रल बैंक आरबीआई है, आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेथड यूज करेगा हम वो पढ़ेंगे आज। ठीक है। देखो, इन मेजर्स को, इन टूल्स को दो भागों में बांट सकते हैं। द फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव मेजर्स यानी मात्रात्मक उपाय, और दूसरा है क्वालिटेटिव मेजर्स यानी गुणात्मक उपाय। क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब मैं इनकी डिटेल बताऊंगा आपको तो इसको हिंदी में भी समझाऊंगा कि इनको हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है। दूसरी ओर जो गुणात्मक उपाय हैं, जो क्वालिटेटिव मेजर्स हैं, इसमें आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, मॉरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शन। ठीक है। अब हम इन सभी को डिटेल से स्टडी करते हैं, आपको बताते हैं कि इनकी डेफिनेशन, इनका मीनिंग क्या होता है और इसको कैसे लागू करता है बैंक। ठीक है। देखिए अब आगे इसमें अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स कौन कौन से, मात्रात्मक उपाय कौन से। इसमें सबसे पहले आता है बैंक रेट यानी बैंक दर, हिंदी में बोलते हैं इसको बैंक दर। ये क्या होती है? देखिए, इट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक आरबीआई गिव्स लॉन्ग टर्म लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स। यानी देखो क्या बात है, मैं आपको इसको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा ये है। ठीक है। और इस तरफ ले लेते हैं कमर्शियल बैंक यानी वाणिज्य बैंक, कोई भी ले सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, सिंडिकेट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो क्या होता है कि जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जब हमने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस वगैरह पढ़े थे, कि जो सेंट्रल बैंक होता है, जो आरबीआई होता है, ये कमर्शियल बैंकों को लोन देता है। मतलब लोन कौन दे रहा है? जो सेंट्रल बैंक है ये देता है लोन्स। लोन किसको दिखा रहा है? एरो देखिए कहाँ जा रहा है, एरो जा रहा है कमर्शियल बैंक की तरफ। यानी सेंट्रल बैंक जो है, केंद्रीय बैंक आरबीआई, ये लोन्स देता है कमर्शियल बैंकों को। ठीक है। किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है मोर देन 5 years। ठीक है। लॉन्ग टर्म, लंबे, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जब लोन देता है तो ऐसे तो लोन नहीं देगा इसको। ठीक है। तो लोन जब देता है तो इससे कुछ ना कुछ रेट वसूल करेगा बदले में ये। तो ये जो रेट होती है, इसी रेट को बोलते हैं बैंक रेट। यानी जिस रेट के ऊपर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है, वो कमर्शियल बैंकों को लोन देता है, किस टाइम के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए, उसे बोलते हैं बैंक रेट। यानी हिंदी में समझाता हूं प्योरली आपको मैं, कि जब देश का केंद्रीय बैंक दीर्घावधि के लिए, लंबी अवधि के लिए, मोर देन 5 years के लिए कमर्शियल बैंकों को लोन देता है, तो जिस रेट के ऊपर, जिस दर के ऊपर वो लोन देगा उसे बोलते हैं बैंक रेट। यानी इट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक आरबीआई गिव लॉन्ग टर्म लोन टू द कमर्शियल बैंक। यानी बैंक रेट वो रेट होती है जिस रेट के ऊपर सेंट्रल बैंक आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। यानी अगर कमर्शियल बैंकों को 5 years या उससे ज्यादा के लिए समय के लिए लोन चाहिए, तो सेंट्रल बैंक जब इनको लोन देगा तो उस लोन के बदले में जो रेट वसूल करेगा वो होगी बैंक रेट। ठीक है।
दूसरा आता है इसमें रेपो रेट। रेपो रेट, ठीक है। देखिए क्या लिखा मैंने, इट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक आरबीआई गिव शॉर्ट टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक। देखो इसमें भी ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं अपन। यहाँ पे वही है आपका सेंट्रल बैंक आरबीआई, सेंट्रल बैंक आरबीआई, और यहां लिख लेते हैं अपन कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई वो लोन देता है कमर्शियल बैंकों को, लेकिन इस बार देखो ये शॉर्ट टर्म के लिए। किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है अप टू 1 ईयर, 1 साल या उससे कम, 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। यानी जब देश का सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक, मान लीजिए इंडिया में आरबीआई है ये, जब देश का सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन देता है, उस लोन के ऊपर जो रेट वसूल करता है वो होती है रेपो रेट। यानी रेपो रेट वो रेट होती है जिस रेट के ऊपर सेंट्रल बैंक आरबीआई कमर्शियल बैंकों को कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे काफी सिमिलर है, यहाँ पे बैंक रेट और रेपो रेट बिल्कुल सिमिलर है। बैंक रेट के अंदर भी सेंट्रल बैंक आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देता है, और रेपो रेट के अंदर भी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को लोन देता है। लेकिन ये जो बैंक रेट वाला लोन होता है, बैंक रेट वाला, ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए, मोर देन 5 ईयर्स के लिए, और जो ये रेपो रेट वाला लोन होता है वो होता है शॉर्ट टर्म के लिए, लेस देन और अप टू 1 ईयर, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगला पेज लेते हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स, देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भैया इट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स, अब उल्टा हो गया, देखो कमर्शियल बैंक गिव लोन टू सेंट्रल बैंक आरबीआई फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें देखो उल्टा बिल्कुल, देखो यहाँ पे ऐसे बनाएंगे ये। अब जैसे मैंने यहाँ पे पहले क्या लिखा था, सेंट्रल बैंक लिखा था, सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई, और यहां पे मैंने लिखा था कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक, और इसमें लोन दिया जा रहा था। रेपो रेट में क्या था, जो रिवर्स को भूल जाओ एक बार, रेपो रेट में देखो, रेपो रेट में क्या था, लोन था किसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लोन दिया जा रहा था शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन इसका नाम देखिए, ये क्या है, रिवर्स। रिवर्स यानी उल्टा, रिवर्स यानी उल्टा। यानी जब हमने ये पढ़ा था, अभी देखो रेपो रेट हमने जब पढ़ा था, रेपो रेट जब हमने पढ़ा था, तो एरो जो वो सेंट्रल बैंक से वहां की तरफ जा रहा है, एरो सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक की जा रहा है। अभी रिवर्स है, रिवर्स का मतलब वापस पीछे जाना, रिवर्स का मतलब एरो जो है वो इस बार यहां से यहां आएगा, पीछे की तरफ आएगा। अब देखो, इसको देख के नाम समझ सकते हो आप कि जब कमर्शियल बैंक, अब एरो कहां से जा रहा है, कमर्शियल बैंक की तरफ से सेंट्रल बैंक की तरफ जा रहा है। यानी जब कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए सेंट्रल बैंक आरबीआई को लोन देते हैं, तो उस पर जो रेट वसूल की जाती है, उसके लिए जो रेट वसूल की जाती है वो क्या है, रिवर्स रेपो रेट। यानी रिवर्स रेपो रेट वो रेट होती है, वो दर होती है जिस रेट के ऊपर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक आरबीआई को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देते हैं, ठीक है। और इसको अदर वर्ड्स में ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स, व्हेन द कमर्शियल बैंक डिपॉजिट इट्स एडिशनल फंड टू द सेंट्रल बैंक आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म। मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कमर्शियल, मान लो कोई कमर्शियल बैंक है, मान लो पंजाब नेशनल बैंक है, कोई कमर्शियल बैंक है, इसके बाद पैसा ज़्यादा हो गया है, इसके बाद मनी ज़्यादा होगी फंड, इसके फंड के अंदर, तो ये क्या करता है, इसके पास जो एडिशनल फंड है ये वो आरबीआई के पास जमा कर देता है, और जब आरबीआई इसको जमा रखेगा तो बदले में कुछ ना कुछ इसको इंटरेस्ट, इसको रेट देगा, बदले में देता है रेट, ठीक है। तो इसको भी रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा आगे, रेपो रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट। यानी जो रेपो रेट होगी वो हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होती है। यानी जो सेंट्रल बैंक होता है, जो आरबीआई होता है, वो ज्यादा रेट वसूल करता है, और जो कमर्शियल बैंक होता है उसको बदले में ये कम रेट देता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आप एक आम इंसान हो, आप जो बैंक से लोन लेते हो तो वो आपसे 10%, 9%, 10% रेट आपसे वसूल करते हैं, ज़्यादा रेट वसूल करते हैं। और लेकिन जब आप
आप वहाँ पैसा जमा कराते हो, अपना डिपॉजिट कराते हो, तो बदले में आपको 3% 4% ही देता है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी कि जब सेंट्रल बैंक आरबीआई से लोन लेंगे तब तो ये ज़्यादा रेट वसूल करेगा कमर्शियल बैंकों से, लेकिन जब कमर्शियल बैंक इनको लोन देगा, पैसा देगा अपना, तो इनको ये कम रेट देता है। तो यानी रेपो रेट ज़्यादा होती है, रिवर्स रेपो रेट उससे हमेशा ही कम रहती है। अब आगे आ जाइए। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो पिछले वीडियो में बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर इसको डिटेल से समझाइएगा। तो अब आता है टॉपिक, जैसे आपने पढ़ा था ना CRR SLR के बारे में, मैंने शॉर्टकट में सिर्फ इनके नाम बताए थे। अब मैं आपको इनकी डिटेल बताता हूँ ये होता क्या है, फिर इसके बाद इसको एक एग्जाम्पल दूंगा, आप उस एग्जाम्पल से इसको समझ जाओगे। देखो दोनों को मैं एक साथ समझा रहा हूँ पहले तो, फिर इसके एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो क्या है, पहले पढ़ते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, हिंदी में इसको बोलते हैं नकद आरक्षित अनुपात। क्या बोलते हैं इसको? नकद आरक्षित अनुपात। ये क्या होता है? इट इज ए सर्टेन परसेंटेज of the total deposits of commercial bank which it has to keep with central bank RBI। पहले से डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ में समझाता हूं, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कमर्शियल बैंक होता है, कोई भी कमर्शियल बैंक होता है, जो मान लो पंजाब नेशनल बैंक, SBI, कोई भी कमर्शियल बैंक होता है, उसके बाद जो भी टोटल डिपॉजिट्स होती है, जो कुल जमा होती है, उसका एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा 10%, 5%, 20% जो भी है, एक सर्टेन परसेंटेज टोटल डिपॉजिट का उसको सेंट्रल बैंक RBI के पास जमा करना पड़ता है। जैसे इसका मतलब जो कोई भी कमर्शियल बैंक है उसके पास टोटल जितना भी पैसा जमा होगा, टोटल डिपॉजिट जो जमा होगी, उसका 10% या 20% या 15% जो बार बार RBI डिसाइड करता रहता है, बदलता रहता है, कमर्शियल बैंकों को अपनी टोटल डिपॉजिट में से वो हिस्सा निकाल के, वो 10-20% हिस्सा निकाल के सेंट्रल बैंक के पास यानी RBI के पास जमा करना पड़ता है। इसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इसका आगे एग्जांपल से, पहले समझ लेते हैं इसको शॉर्टकट से। उसके बाद एक और आता है स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR, हिंदी में बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। अब ये क्या है, बहुत सिमिलर है, ये बिल्कुल CRR जैसा ही है, SLR पर थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, मैं बता दूंगा आपको कैसे इसमें डिफरेंस बता सकते हो। तो क्या होता है वही चीज, इट इज सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विच इट हैज टू कीप विद इटसेल्फ इन द फॉर्म्स ऑफ लिक्विड एसेट्स। मतलब वही चीज देखो कि कोई भी कमर्शियल बैंक है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, SBI, सिंडिकेट बैंक, कोई भी कमर्शियल बैंक है, उसके बाद जो भी टोटल डिपॉजिट है, जो कुल पैसा जमा है, उसका एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा 10% या 20% जो भी डिसाइड करेगा RBI, एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा इसको इटसेल्फ यानी खुद के पास ही, कमर्शियल बैंक RBI को नहीं देंगे, कमर्शियल बैंक इटसेल्फ यानी कमर्शियल बैंक खुद के पास रखेंगे, कमर्शियल बैंक इसको इटसेल्फ खुद के पास रखेंगे। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। अब लिक्विड एसेट्स मैं यहां बताता हूं होता क्या है। लिक्विड जो एसेट्स वर्ड आया है, लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है या तो होता है कैश, या और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली। यानी लिक्विड एसेट जो वर्ड आया है, इसका मतलब होता है कि या तो वो कैश के रूप में रखेगा या ऐसी एसेट्स के रूप में रखेगा जिसको आसानी से कैश में बदला जा सकता है। अब कैसा होता है इसमें, आप इसमें चेक्स ले सकते हो, जो चेक्स होते हैं बैंकों के, चेक से हाथों हाथ कैश मिल जाता है, या डिमांड ड्राफ्ट होता है, डिमांड ड्राफ्ट होता है, या कोई भी ऐसा बैंक का कागज जिसको आप कैश में कन्वर्ट करा सकते हो, वो होती है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स में क्या क्या आता है? लिक्विड एसेट्स का मतलब या तो वो कैश होगा, या कैश नहीं भी है तो उसको कैश के रूप में आसानी से बदला जा सकता है, जैसे चेक, डिमांड ड्राफ्ट एक्सेट्रा। ठीक है। अब मैं और एक चीज और यहाँ पे आके बताना चाहूंगा। मैंने पिछले जो वीडियो बताया था उसमें मैंने क्रेडिट क्रिएशन बताया था आपको, एक क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। तो मैंने बताया था कि कमर्शियल बैंकों को लीगल रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ता है, LRR। असल में LRR जो होता है वो CRR और SLR का जोड़ होता है। यानी अगर आप बैंक के, कमर्शियल बैंक के CRR कितना दे रहा है वो और SLR कितना रखता है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो वो SLR हो जाता है। जैसे मान लो ये 5% है और ये SLR 15% है, तो टोटल 20% हो जाता है आपका LRR। मतलब इन CRR SLR को जोड़ देंगे तो क्या आता है? लीगल रिजर्व रेशियो आपका आ जाता है। अब मैं चाहता हूं कि जो ये मैंने बताया अभी कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, इसको एक उदाहरण से मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहे कि है क्या चीज। देखो मैं बहुत अच्छा एक इजी एग्जाम्पल बता रहा हूं, इसको समझ लोगे तो आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए कोई एक
कमर्शियल बैंक है, एक वाणिज्य बैंक है। कौन है ये? वाणिज्य बैंक बोलते हैं हिंदी में इसको, या व्यापारिक बैंक भी बोलते हैं। कोई भी एक आप एज्यूम कर लो कमर्शियल बैंक। मैं मान लेता हूं पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। कौन सा बैंक ले रहा हूं मैं? पंजाब नेशनल बैंक, या आप एसबीआई भी कोई भी ले सकते हो, ठीक है। इसकी जो टोटल डिपॉजिट्स है, टोटल डिपॉजिट्स मान लेते हैं 1 लाख, 100,000, 1 लाख इसकी टोटल डिपॉजिट है। अब क्या किया, एक सर्टेन परसेंटेज मान लेते हैं, कुछ भी सर्टेन परसेंटेज इसका टोटल डिपॉजिट का मान लेते हैं अपन 10%। कितना मान लेते हैं इसका? 10%। ओके। अब टोटल डिपॉजिट्स 1 लाख है, इसका 10% कितना हो गया? इज इक्वल टू 10,000। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। अब अगर ये 10,000 अगर सेंट्रल बैंक को देता है, सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास जमा करता है इसी 10,000 को, तब तो ये कहलाता है CRR। दोबारा समझिए, कमर्शियल बैंक है उस, ठीक है, कोई भी, उसकी टोटल डिपॉजिट कुल जमा है 1 लाख, और जो सर्टेन परसेंटेज निर्धारित कर रखा है वो 10%, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। अब अगर ये 10,000 जो है, अब ये 10,000 जो है, अगर ये इसको सेंट्रल बैंक के पास, केंद्रीय बैंक के पास यानी आरबीआई को जमा करना पड़ता है, तब इसको बोलते हैं, तब ये क्या कहलाएगा? तब ये कहलाएगा CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है। अब इसी को आगे समझ लेते हैं। देखिए, अब SLR भी इसे समझ सकते हैं कि कमर्शियल बैंक जो है कोई भी, मान लो पंजाब नेशनल बैंक, उसकी टोटल डिपॉजिट्स है 10,000, सर्टेन परसेंट जो है वो मान लो 10% ही है। अब 10% कितना हो गया इसका? 10,000 हो गया। अब इस 10,000 को अगर ये सेल्फ के पास, खुद के पास, स्वयं के पास रख लेता है, सेल्फ यानी खुद के पास रख लेता है, किस फॉर्म में? इन लिक्विड एसेट्स, तो ये क्या कहलाएगा? SLR। देखो दोबारा समझिए, कोई भी कमर्शियल बैंक है, ठीक है, उसके पास जो टोटल डिपॉजिट है, जो कुल जमा पैसा है, उसका मान लो एक सर्टेन परसेंटेज 10% मान लो, 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। अगर ये 10,000 जो है ये खुद के पास, सेल्फ के पास ही रख लेता है, तो ये क्या कहलाएगा? SLR कहलाता है। यानी कमर्शियल बैंक जो होता है उसका टोटल डिपॉजिट में से एक सर्टेन परसेंट निकाल के अगर ये सेंट्रल बैंक को देता है तब तो CRR, और खुद के पास रख लेता है तो SLR। याद करने का एक अच्छा तरीका भी है, देखो CRR में C आ रहा है और सेंट्रल बैंक में भी C आ रहा है, तो अगर CRR पूछे, C फॉर सेंट्रल बैंक को देगा, और यहाँ पे देखिए S यानी SLR आ रहा है, SLR S आ रहा है, और यहाँ पे भी सेल्फ में S आ रहा है, तो S माने SLR और S माने सेल्फ, SS या CC, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है। अब इसको अपन आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे टॉपिक आता है अपना, अगला टॉपिक इसका देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMO, इसमें बोलते हैं खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं। अभी क्या होती है, ध्यान से पढ़ते हैं इसको, देखिए क्या होता है। इट रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स बाय द सेंट्रल बैंक RBI इन द मार्केट थ्रू कमर्शियल बैंक। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब देश का सेंट्रल बैंक RBI, हमारा सेंट्रल बैंक कौन है इंडिया का? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब देश का सेंट्रल बैंक RBI मार्केट के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स को सेल करता है और परचेज करता है, तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। यानी जब देश का सेंट्रल बैंक मार्केट के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेल और परचेज करता है, यानी RBI जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो बॉन्ड्स को सेल भी कर रहा है, परचेज भी कर रहा है, तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, RBI जो है ये खुद ये काम नहीं करता है, ये काम कमर्शियल बैंक के थ्रू ये करवाता है। मगर मतलब क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक RBI होता है वो कमर्शियल बैंकों को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड भिजवा देता है और उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि आप इसको मार्केट में सेल एंड परचेज करो। ठीक है। तो कहने को तो यही होता है कि व्हेन सेंट्रल बैंक RBI
sell and purchase government securities and bonds in the market, then this activity is called open market operation। यानी जब देश का केंद्रीय बैंक खुले बाजार में या मार्केट के अंदर कमर्शियल बैंकों की सहायता से सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता और खरीदता है, तो इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब आता है हमारा अगला मेजर, क्वालिटेटिव मेजर। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो थे क्वांटिटेटिव मेजर, ये है क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक उपाय। ठीक है, इसमें पहला आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, हिंदी में बोलते हैं सीमांत आवश्यकता। बहुत इजी ये भी। देखिए, इट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर फॉर द बोरोवर अगेंस्ट लोन एंड द अमाउंट ऑफ लोन। इसको सिंपल से आप ऐसा समझ सकते हो जैसे कि इसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। मार्जिन रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड फॉर लोन्स माइनस अमाउंट ऑफ लोन। ठीक है, तो इसको उदाहरण देते हैं पहले। देखिए, मान लो आपको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए। लोन कितना चाहिए आपको? 1 लाख रुपए का। लेकिन बैंक वाला बोलता है आपको कि अगर आपको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए तो कम से कम आपको 1,20,000 रुपए 1,20,000 की आपको सिक्योरिटी या संपत्ति, घर बार या जो भी आपके पास दुकान कुछ भी है, सिक्योरिटी आपको गिरवी रखनी पड़ेगी, जमा करानी पड़ेगी। तो देखिए, लोन का अमाउंट तो है 1 लाख, लेकिन जो हम सिक्योरिटी गिरवी रखेंगे बैंक को, जो जमा कराएंगे सिक्योरिटी को, घर के कागजात या दुकान के या जमीन जायदाद के, उस सिक्योरिटी की वैल्यू 1,20,000 है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 1 लाख में से 1,20,000 में से 1 लाख घटाएंगे तो 20,000 रुपये आ गए। इसी को बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। यानी मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि हमें जितने रुपए का लोन चाहिए, जितने अमाउंट का लोन चाहिए, और उस लोन के बदले में जितनी सिक्योरिटी, जितनी वैल्यू की सिक्योरिटी, हम कितने रुपए की सिक्योरिटी गिरवी रख रहे हैं, सिक्योरिटी बैंक के पास जो गिरवी रखेंगे, उस सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी है मार्केट में, उसका जो डिफरेंस होता है वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट। सिंपल सा एग्जांपल मैंने दे दिया आपको कि लोन है 1 लाख रुपए का चाहिए, लेकिन आपको सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ रही है बैंक के पास 1,20,000। डिफरेंस हो गया 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये मार्जिन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब अगला आता है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, यानी शाख की राशनिंग। अब इसमें क्या होता है, देखिए, इट इज द फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट loans quota for different activity. It is done by the central bank to stop speculation activity. The commercial bank cannot provide more loans than its limit. On the other hand, in the system, backward areas are given more loans at the lower rate interest rate than the rich section. देखो इसका मतलब, देखो इस वर्ड को समझिए, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। अगर आपने इस रैशनिंग वर्ड को समझ लिया तो आप ऐसे ही समझ जाओगे। मैं आपको एक सिंपल सा दूसरा अदर हैंड का एग्जांपल देता हूँ, समझिए। रैशनिंग जो है वो आप समझ सकते हो राशन की दुकानों से। हालांकि बैंक का इससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं आपको एक समझाने के लिए छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। राशन की जो दुकानें होती हैं, जो डिपो होते हैं, वो क्या करते हैं, जो बीपीएल होते हैं, उनको जो अनाज मिलता है वो बहुत ही सस्ते 2 रुपये 3 रुपये के हिसाब से, किलो के हिसाब से मिलता है। और अगर कोई सामान्य व्यक्ति जो बीपीएल नहीं है, गरीब नहीं है, वो लेता है तो उसको मार्केट रेट, जो फुल रेट होती है 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये, उस रेट से मिलता है। उसी प्रकार से क्या होता है, जो देश का सेंट्रल बैंक होता है, आरबीआई जो होता है, वो क्या करता है, सभी कमर्शियल बैंकों को ये इंस्ट्रक्शन दे देता है, डायरेक्शन दे देता है कि कोई गरीब व्यक्ति आपके पास, या पिछड़ा क्षेत्र है, कोई गरीब लोग हैं, या एरिया इतना डेवलप्ड नहीं है, तो वहाँ का कोई व्यक्ति या गरीब व्यक्ति या कम पैसे का व्यक्ति अगर आपसे लोन लेने आता है तो उसको लोन पे आप इंटरेस्ट रेट जो है, ब्याज दर कम वसूल करोगे, और कोई रिच पर्सन या डेवलप्ड एरिया का व्यक्ति आता है तो उससे ब्याज दर ज़्यादा वसूल करोगे। यानी इसका मतलब हो गया कि जो बैकवर्ड एरियाज है या पुअर एरियाज है, वहाँ पे लोन देने में कम इंटरेस्ट रेट ली जाएगी, कम ब्याज पे लोन दिया जाएगा ब्याज दर के ऊपर, और जो डेवलप्ड एरिया है उस पर ज़्यादा रेट पे लोन दिया जाएगा। और इसमें एक ये भी बताया गया है कि इसमें कमर्शियल बैंकों को ये बोल दिया जाता है कि भाई आपको अलग अलग काम के लिए हाईएस्ट इतना ही लोन देना है, उससे ज़्यादा लोन नहीं देना। यानी लोन का कोटा सेट कर दिया जाता है, फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटाज। इसका मतलब होता है कि पहले से कमर्शियल बैंकों के पास लेटर आ जाता है कि आपको एग्रीकल्चर के लिए हाईएस्ट इतने रुपए का लोन देना है, यानी एग्रीकल्चर का इतना कोटा है, या प्रोडक्शन फैक्ट्री लगाने के लिए इतना लोन देना है, इनफैक्ट इंडस्ट्रीज का इतना कोटा है, या शादी ब्याह के लोन के लिए इतना कोटा देना है, जेवर खरीदने के लिए इतना, यानी डिफरेंट एक्टिविटी के लिए हर काम बता दे, भाई इस काम के लिए इतने लोन देने हैं, इस काम के लिए इतने लोन देने हैं। यानी हर
एक्टिविटी पे कितना लोन देना है उसका हाईएस्ट लिमिट या कोटा तय कर दिया जाता है, और उससे ज़्यादा आप उस एक्टिविटी को लोन नहीं दे सकते। यानी अगर एग्रीकल्चर के लिए 5 लाख का लोन फिक्स कर दिया गया है कोटा, तो एग्रीकल्चर को विभिन्न एक्टिविटी के लिए सभी किसानों को मिला के 5 लाख से ऊपर लोन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में आपको 2 चीज़ें याद करनी है। एक तो ये याद करना है कि सेंट्रल बैंक आरबीआई सभी कमर्शियल बैंकों को ये बोल देता है कि बैकवर्ड एरिया या गरीबों को कम रेट पे लोन दीजिए और रिच पर्सन्स को ज़्यादा रेट पे लोन दीजिए। दूसरी ओर हर तरह तरह की जो एक्टिविटी है, यानी एग्रीकल्चर के लिए कितना लोन देना है, प्रोडक्शन के लिए कितना लोन देना है, या कोई खुद का रोजगार खोलना चाहता है उसका लोन देना है, अलग अलग एक्टिविटी के लिए मैक्सिमम कितना लोन दे सकते हो उसका कोटा या लिमिट तय कर दी जाती है। ठीक है, एंड ऑल द कमर्शियल बैंक्स हैव टू फॉलो दिस कोटा। ठीक है, एक तो ये आगे आइए। वो अगला है मोरल सुएशन। अगला मेजर क्या है? मोरल सुएशन। ये परसुएशन बोलते हैं, नैतिक दबाव बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस मेजर द सेंट्रल बैंक आरबीआई गिव एडवाइस और डायरेक्शन टू द कमर्शियल बैंक टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ आरबीआई थ्रू लेटर्स, डिस्कशन, स्पीचेस etc। देखो, मोरल सुएशन का मतलब होता है, यू ऑल आर अवेयर दैट सेंट्रल बैंक आरबीआई have made some rules and regulations for the commercial banks which all the commercial banks have to follow। यानी आप सभी जानते हो कि सेंट्रल बैंक आरबीआई ने कमर्शियल बैंकों के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे होते हैं, कुछ नियम कानून बना रखे होते हैं, और सभी कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के इन नियमों का रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो मान लो अगर कोई कमर्शियल बैंक इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, मान नहीं रहा है, रूल्स को तोड़ रहा है, तो शुरुआत में क्या करेगा, जब सेंट्रल बैंक को पता लगेगा तो उसको पनिशमेंट नहीं देगा, बल्कि उसको वो लेटर भेजेगा, उससे ऑनलाइन डिस्कशन बात करेगा, उससे सजेशन देगा, उसको एडवाइस देगा लिखित में, मतलब रिटर्न में उसको सब कुछ देगा कि भाई ये रूल्स एंड रेगुलेशन से आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ आप इसको फॉलो कीजिए, और लेटर्स भेजता है, डिस्कशन करता है, मतलब बातचीत के द्वारा और लेटर्स के द्वारा, और समझाने की कोशिश की जाती है कमर्शियल बैंक को कि यू शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो वो लेटर्स के थ्रू करता है, डिस्कशन के थ्रू करता है, मीटिंग रखी जाती है, और प्रयास किया जाता है कि वो समझ जाए कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। अब इसका आखिरी पॉइंट आता है इसमें, डायरेक्ट एक्शन, यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई। देखिए, अब under this measure, if any commercial bank doesn't follow rules and regulations of central bank, even after moral suasion, written advice, then RBI can take direct action। मतलब पिछले पॉइंट में आपने क्या पढ़ा? पिछले पॉइंट में ये पढ़ा कि अगर आरबीआई को पता लगता है, मोरल सुएशन में क्या पढ़ा था आपने, कि आरबीआई को पता लगता है सेंट्रल बैंक को कि कमर्शियल बैंक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो पहले वो केवल उसको समझाता है, उसको एडवाइस देता है, उसे रिक्वेस्ट करता है भाई हमारी बात मान लो, हमारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो, एडवाइस देता है, प्यार से समझाने की कोशिश करता है, लेटर से वगैरह, डिस्कशन से और मीटिंग रख के। लेकिन अगर जो रिटर्न एडवाइस दी गई है, जो लेटर्स दी गई है, और मोरल सुएशन जो दी गई है, समझाया गया था मोरल सुएशन में, उसके बावजूद भी अगर जो कमर्शियल बैंक है उसके बावजूद भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, तब सेंट्रल बैंक जो होता है ऐसे कमर्शियल बैंक के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लेता है। क्या लेता है डायरेक्ट एक्शन? आरबीआई में रिफ्यूज टू गिव लोन्स टू इट, यानी आरबीआई मना कर देगा उस कमर्शियल बैंक को फ्यूचर में कि हम आपको लोन नहीं देंगे, या जो लोन दे रखे हैं उस पर वो रेट बढ़ा देगा, और उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, उस कमर्शियल बैंक को बंद भी कर सकता है वो। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्शन, एंड इट विल बी डन इफ द कमर्शियल बैंक डजंट फॉलो मोरल परसुएशन। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही है, और लगभग हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इसके बाद मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, और कुछ क्वेश्चंस आप खुद पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में आके, या ईमेल के थ्रू, या व्हाट्सएप के थ्रू। थैंक यू सो मच।